हेलो साथियों, मैं जीत आपका वीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत के आकार से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसके आगे बढ़ चलेंगे। इसकी पहली वाली क्लास में जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम जियोग्राफी शुरू किए थे और जियोग्राफी में हमने पहला टॉपिक जो भारत के भूगोल से रिलेटेड था कि भारत के आकार एवं स्थिति, इसी चैप्टर को हम शुरू किए थे। स्थिति के बारे में आपको बताया गया कि भारत कहाँ स्थित है। उसका अगर हम ग्लोब के रिस्पेक्ट में देखें कि ग्लोब में वो उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखा था। उसके बाद हमने एशिया महाद्वीप के रिस्पेक्ट में आपको बताया कि एशिया महाद्वीप ये दक्षिण मध्य में स्थित है और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इसके उत्तर में क्या बनावट है और इसके दक्षिण में कौन सा विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चर्चा हम कर चुके थे और इनके पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। तो आइए चलते हैं, इसके आगे समझते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल वीके क्लासेस को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अन्य दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ये सच में आवश्यकता है। अब चलते हैं, समझते हैं। हम कॉन्सेप्ट का नाम डालते हैं भारत आकार एवं हम बात कर रहे हैं भारत आकार एवं अंग्रेजी में इसको हम लिखने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये हो गया भारत आकार एवं स्थिति। अब चलते हैं थोड़ा आगे समझते हैं इसे। अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत के मैप में हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो भारत ये है भारत, ठीक है, इसके आकार की अगर हम बात करें तो ये किस शेप में दिख रहा है, तो इसके आकार को हम नाम देते हैं कि जो भारत का शेप है इसका जो लगभग आकार है। अगर आपसे भारत का आकार पूछा जा रहा है यहाँ से तो आकार के बारे में आप बता रहे हैं कि जो भारत का आकार है ये लगभग क्या है, चतुष्कोणीय। क्या है, किस शेप में है, ये चतुष्कोणीय शेप में दिखेगा। चलिए हम आपको चतुष्कोणीय का अर्थ भी समझा देते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है तो भारत किस शेप में है, त्रिकोणीय है, पंचकोणीय है, ठीक है, त्रिभुजाकार शेप में है या चतुष्कोणीय है, तो वहां आप टिक मारेंगे क्या, चतुष्कोणीय प्रकार का है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि चतुष्कोणीय प्रकार कैसे बना। अब चलिए देखिए, जैसे भारत के विस्तार की बात करते हैं, जैसे इसका उत्तरी भाग हो गया, क्या हो गया, ये इसका उत्तरी भाग हो गया, ये इसका दक्षिणी भाग एक कोने के रूप में है और इसका अगर हम पूर्वी भाग देखें ये एक कोने में इसका विस्तार दिखता है, इसका पश्चिमी भाग भी एक कोना रखे हुए है। तो मेनली अगर यहाँ से हम देखें तो जैसे हम देख रहे हैं उत्तरी विस्तार, फिर ये हो गया पश्चिमी विस्तार, फिर यहाँ इधर दक्षिणी विस्तार दिखा, इधर ये आपका पूर्वी विस्तार है, ये उत्तरी विस्तार था। तो ये चतुष्कोणीय शेप में आया, चार कोण होता है, इसके चार किनारे दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, चार किनारे दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बता रहे हैं कि ये चतुष्कोणीय आकार का है। इतना क्लियर हुआ कि भारत का अगर आकार हम देखें तो हम बताएंगे लगभग कौन से शेप में है, चतुष्कोणीय शेप में है। अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं और इधर निकला होता तो पंचकोणीय होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं चार ही विस्तार, एक दक्षिण विस्तार दिखता है, एक इधर साइड आपका विस्तार है, एक ऊपर साइड विस्तार है और एक पश्चिम साइड विस्तार, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि भारत के शेप में है, चतुष्कोणीय आकार हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम इस पूरे क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का ये कितना भूभाग है, इसके पूरे भूभाग को हम बताते हैं तो भारत का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल हो जाता है इसके बारे में हम बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में बता रहे हैं। ये क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अब इसके बाद इस क्षेत्रफल की हम बात करें तो हम ये पूरी विश्व के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है
इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है तो इनसे बड़े देश कौन से हैं और कितने छोटे देश हैं, ठीक है। तो जैसे इनके बड़े देशों की बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान आता है, तो विश्व में आप बताएंगे कि विश्व में 7वां स्थान, विश्व में क्या है 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में। विश्व में 7वां स्थान किस दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत से बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है उनकी संख्या कितनी है, 6 देश है। वो कौन कौन से देश हैं, थोड़ा एक हम नजर यहाँ से ध्यान दे लेते हैं। पहले स्थान पे आप बताएंगे जैसे आपका हो गया रूस, दूसरा आप बताते हैं कनाडा, दूसरा क्या हो गया कनाडा हो जाता है। तीसरा आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य क्या है अमेरिका हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आया, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से समझते हैं आगे। चौथे देश की बात करते हैं तो आप चीन बताओगे। पांचवें स्थान पे आप ब्राजील का नाम बताओगे, क्या है ब्राजील, ठीक। और उसके बाद छठवें स्थान पे आप बताते हो ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े 6 देश हो जाते हैं। और 7वें स्थान पर क्या है आपका प्यारा भारत देश। ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो गया घटता हुआ क्रम हो गया। यानी अगर हम देखें विश्व में जो भारत से बड़े देश हैं, क्योंकि हमने कहा कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है, इनसे बड़े जो 6 देश हैं उनमें रूस पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन आता है, फिर ब्राजील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, और यहाँ पे हम 7वें नंबर पे देख रहे हैं कि क्या था भारत, ठीक। और उसके बाद ये क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आ गया। अगर हम जनसंख्या की बात करें, अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो देखिए जो मानक जनगणना है वो 2011, मानक जनगणना अगर हम देखें तो 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार यहाँ से आप बताएंगे कि लगभग क्या है 121 करोड़, क्या है 121 करोड़ जनसंख्या हो जाती है भारत के 2011 के अनुसार। हाल ही के आंकड़ों में देखते हैं तो हाल ही के आंकड़ों में वर्तमान की अगर स्थिति में हम देखें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार, अगर आप वर्तमान स्थिति के अनुसार यहाँ से देखेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। और हम बताएंगे लगभग में 145 करोड़, लगभग में क्या हो गया 145 करोड़ के पास भारतीय जनसंख्या है। तो जनसंख्या के हिसाब से जैसे भारत की स्थिति देखें तो यहाँ जो था ये भारत द्वितीय स्थान पे था, क्या था सेकेंड नंबर पे। लेकिन हाल ही के आंकड़ों में अगर हम देखते हैं जैसे इसके पहले जो 121 करोड़ था उस समय क्या था चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हुआ करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार हम देखें तो ये 145 करोड़ के अनुसार भारत क्या है फर्स्ट रैंक पे आ गया है कि जनसंख्या में नवीन अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बताएंगे कि भारत क्या हो गया है पहले स्थान पे आ गया, लगभग 145 करोड़ है। और जबकि चीन में 142 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से देश हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के विस्तार लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें, यहाँ से हम समझते हैं। अब जैसे ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अगर इसके हम विस्तार की बात करें, उत्तर से जो दक्षिण ये विस्तार हो जाता है इसकी लंबाई आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। कितना होता है 3214 किलोमीटर हो जाता है। और अगर यहाँ पश्चिम से पूर्व के विस्तार की हम बात करें, पश्चिम से पूर्व का ये जो विस्तार है इसकी लंबाई अगर आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर हो जाता है। ये भारत की क्या होती है लंबाई और चौड़ाई होती है। या फिर हम कहें उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से उत्तर के पश्चिम से पूर्व के विस्तार की हम बात करें हम बता रहे हैं 2933 किलोमीटर होता है। अब इसके बाद जैसे हम भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं और जलीय सीमा की लंबाई देखते हैं। जैसे आप समझते ही हैं या इसकी पहले वाली क्लास में आप देख कर रहे थे कि भारत यहाँ भारत के जो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में क्या है हिंद महासागर।
तो हिंद महासागर की स्थिति अगर हम देखते हैं तो भारत के दक्षिण में है, यानी भारत की सीमा हिंद महासागर से लगती है। ठीक, यहाँ बांग्लादेश। अब इसके बाद जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि भारत की ये दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो इस हिंद महासागर की स्थिति के साथ हम देख रहे हैं कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। जैसे यहाँ से आप देखेंगे गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य से अगर आप देखेंगे तो गुजरात राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, फिर यहाँ से हम बात करेंगे कर्नाटक की, फिर उसके बाद केरल है, फिर यहाँ से तमिलनाडु रहता है, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ राज्य क्या है वो जल के माध्यम से यहाँ कहेंगे महासागर से क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। तो ऐसे हम इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तटीय सीमा, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये तटीय सीमा है। जबकि स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो इसके बाद के भागों को अगर हम देखें, इसके बाद के भागों में जैसे ये सब भाग, ठीक है, इस भाग को हम बताएंगे तो ये हम बताते हैं ये स्थलीय सीमा हो जाती है। क्या होती है, स्थलीय सीमा। स्थलीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बाउंड्री है या सीमा है उसको हम क्या कहें, स्थलीय सीमा कहें, और जो जल से लगे हुए भाग हैं उनको हम क्या करें, जलीय सीमा कहें। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जलीय सीमा क्या हुई और स्थलीय सीमा क्या हुई। तो चलिए इनकी आंकड़े हम देखते हैं। आप बताओगे यहां से स्थलीय सीमा की कुल लंबाई क्या बताना है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। अगर भारत की हम स्थलीय सीमा की कुल लंबाई देखें तो इसको आप बताओगे 15,106.7 किलोमीटर, या लगभग में अगर आपको मान 15,200 मिलता है, ठीक है, तो लगभग में आप ये मान देख रहे हैं, लगभग में क्या है 15,200 किलोमीटर। ठीक, अगर 15,106.7 एग्जैक्ट आता है और बाकी एग्जाम में आपको 15,200 मिलता है तो उस पर आप टिक करेंगे। ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। स्थलीय सीमा हम देखेंगे कहाँ से आएगा, इसी सीमा से लेकर के ये पूरी बाउंड्री होते हुए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये विस्तार से क्या हो जाता है 15,106.7 किलोमीटर होता है। उसके बाद अगर हम जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो जैसे जलीय सीमा में आप जानते हैं भारत के कुछ भाग और भी हैं, ठीक है, ये तो इसका मुख्य भाग है। ये तो क्या हुआ, जो जलीय सीमा हम देख रहे हैं क्या है, मुख्य भाग है। तो जलीय सीमा में 2 प्रश्न आते हैं, चलिए इसके आगे समझते हैं। तो जैसे अगर हम जलीय सीमा की लंबाई देखें तो हम बताएंगे जलीय सीमा की लंबाई भारत की मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई, इसको आप देखते हुए कितना है 7,516.6 किलोमीटर पर। एक सेकेंड, ठीक, ये अभी आप इसको गेस कीजिए, ये अगले वाले कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप क्या बता रहे हैं, ये हमने लिखा है भारत के मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई, और एक और होता है मान, उसको हम बताते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई। भारत की जलीय सीमा की लंबाई यहां से, ठीक। एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन में यहां से हम समझ रहे हैं, एक में कहा गया भारत के मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई, एक में क्या है भारत के जलीय सीमा की लंबाई। ये दोनों आंकड़े अलग अलग मिलेंगे। यहाँ आपको बताना 7,516.6 किलोमीटर और यहाँ आपको बताना 6100 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों आया, इसका क्या अर्थ है, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक में क्या है भारत के मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई, एक में क्या है भारत के जलीय सीमा की लंबाई। तो जैसे यहाँ मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई की हम बात करें तो ये जो भाग था, ठीक है, यहाँ से जो आप देख रहे थे ये भाग था, यहाँ से होते हुए ये इधर से इधर तक, ठीक है, ये क्या है इसका मुख्य भाग, ये क्या है मुख्य भाग, और इसी लंबाई को हम बता रहे थे 6100 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ से जैसे जलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो वहाँ हम कुछ और भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि 6100 है वो 7116 तक कुछ बढ़ा है, तो मान कहाँ से ज़्यादा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। तो आप जानते हैं भारत के मुख्य भाग के साथ साथ ही भारत में क्या है द्वीप समूह भी है, भारत में क्या है द्वीप समूह भी, तो 2 द्वीप समूह है
जैसा कि आप जानते होंगे 2 द्वीप समूह, एक का नाम क्या है, लक्षद्वीप है, और एक को आप क्या कहते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ से इसके नाम लिख लेते हैं, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की बात करते हैं, और यहाँ से हम बताते हैं कि ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। तो ये भी भारत का, ये क्या है, भारत का भाग, ठीक है। तो ये इनके जो ये भी क्या है, तटीय सीमा से ही तो जुड़े हुए हैं, इनके आसपास भी तो समुद्र है, तो ये भी इनके पास तट है, तो ये तटीय सीमा इन्हीं की इंक्लूड कर दी गई है, तभी इनकी तटीय सीमा ऐड करके वो आपको हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर जाती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये कुल लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें वो जो द्वीप समूह है उनके भाग भी सम्मिलित किए गए हैं। जबकि अगर हम ये देखें 6100 जो मान है उसकी अगर हम बात करें तो वहां से हम बता रहे हैं मुख्य भाग के जलीय सीमा की लंबाई होता है। अब जैसे अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जाए जो तटीय सीमा, एक प्रश्न आता है तटीय सीमा से जुड़े राज्यों की संख्या बताइए, या बताइए तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। अगर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बताएंगे मैप के अनुसार, अगर आप देखें तो चलिए एक बार मैप में समझ लेते हैं चीज़ों को, फिर यहाँ से मिलते हैं। तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ आप बताओगे गुजरात, यहाँ क्या है, गुजरात तटीय सीमा बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे महाराष्ट्र बना रहा है, फिर यहाँ से क्या हो गया, गोवा हो गया तीसरा, और चौथा यहाँ आप कर्नाटक बता दोगे, पांचवा आप केरल बताओगे, छठवां आप तमिलनाडु बताओगे, सातवां आप यहाँ से आंध्र प्रदेश बताओगे, और उसके बाद आठवां उड़ीसा बताओगे, नौवां आप पश्चिम बंगाल बताओगे, ठीक है। तो यही वो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। चलिए इन्हीं का नाम हम लिखते हैं आगे। तो अगर यहाँ से प्रश्न दिया गया था तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या बताइए, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 6, 7, 8, 9। तो वहाँ से आपको टिक करना है कि 9, ऐसे कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं या तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ इनकी संख्या हम लिख लेते हैं, राज्य कितने हैं, ये 9। कौन कौन से हैं उन्हीं का हम नाम लिख लेते हैं, एक क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मिला था, गुजरात, गुजरात, गुजरात के नीचे आएंगे तो आप बताओगे महाराष्ट्र, क्या बताएंगे वाले को आप, महाराष्ट्र बताओ। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो आप बताएंगे गोवा, गोवा हो जाता है। इसके बाद गोवा के बाद आप बता देंगे कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद आपने बताया केरल। अब वहां से चीजों को समझ लिए हैं, थोड़ा तेजी में लिखने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु, अगला आपने बताया तमिलनाडु। इसके बाद आप बता रहे आंध्र प्रदेश, आप बात की इसकी आंध्र प्रदेश की बात की। इसके बाद आपने कहा उड़ीसा, उड़ीसा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा पश्चिम बंगाल, क्या था आपने, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बना रहे हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये सिर्फ राज्य का आंकड़ा है, जनरली राज्य से ही प्रश्न आते हैं, लेकिन आप केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी जानते रहिए। ये तो राज्य थे, जैसे तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, इसमें आप बता रहे थे। वही अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ हम देखें केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन कौन से, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बना है। तो एक तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, ये आप जानते भी हैं कि अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये जो है अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो द्वीप समूह हैं इनको हम केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखे हैं। लक्षद्वीप ये हो जाता है, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद हम बताते हैं दमन एवं दीव, दमन एवं दीव हो गया। और साथ में आप जानते हैं दमन, दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, उसको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर या नागर हवेली, नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली ही होती है। यहाँ से फिर दादरा एवं नगर हवेली। और चौथा यहाँ से आप बताओगे पुदुचेरी,
ये जो 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हुए, इसको हम बता रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ से ये तटीय सीमा भी बनाते हैं। तो इसके साथ साथ राज्यों के साथ साथ आप ये भी जानते रहे, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अब चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो तटीय सीमा बनाने वाला वो राज्य क्या है या केंद्र शासित प्रदेश क्या है, उसके बारे में चलिए हम यहाँ समझ लेते हैं। तो हम समझ रहे हैं एक पॉइंट में, सबसे बड़ी तटीय सीमा, सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की, आप बता रहे हैं यहाँ से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की तो सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की है, एक प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, इनके चलते हैं हम ये जवाब देखने का प्रयास करते हैं। पहले में देखा आपने, ये दिया गया है सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश की है। अगर ये आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें आप बताओगे कि ये जो जवाब है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो जाता है। और इसके बाद अगर यहाँ से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो हम बताएंगे गुजरात। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में समझते हैं, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी हो जाती है, यहाँ से आप बता रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये आपको बातें अच्छी लग रही है, ठीक है, समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आगे, हम समझते हैं। ये हमने आज समझा क्या कि अभी तक जो हम चर्चा की आकार से रिलेटेड चर्चा हम चल रहे थे। तो पहले हमने यहाँ देखा कि वो चतुष्कोणीय शेप में, भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। उसके बाद उसकी हमने क्षेत्रफल की बात की और क्षेत्रफल के हिसाब से हमें बताया कि ये विश्व स्तर पे किस लेवल पर है, 7वें स्थान पे आता है। इससे बड़े जो देश थे उनकी चर्चा भी हमने की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी हम उसकी लंबाई चौड़ाई की बात की और स्थलीय सीमा देखा हमने, और यहाँ से तटीय सीमा देखी। इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। और चलते हैं आगे, चलते हैं। चलते हैं कुछ और पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे भारत के सबसे बड़े राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगला पॉइंट आप लिख देंगे भारत का सबसे छोटा राज्य, और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा जरूर क्षेत्रफल की दृष्टि में, यानी आप क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से आप देखते हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए जनसंख्या वाला भी हम लिख लेते हैं। तो भारत का सबसे, यहाँ बताएंगे बड़ा, क्या लिख लेते हैं, बड़ा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य। यह हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, किसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो आप बताओगे राजस्थान। क्या बताओगे, राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। और अगर सबसे छोटे राज्य की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो हम बताते हैं गोवा। क्या बताते हैं, ठीक। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या में हम सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो उम्मीदों के प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक।
उत्तर प्रदेश, जो आपका और हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लगता है। और सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम बताएंगे सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ये सबसे छोटे और सबसे बड़े राज्य रहते हैं। इतना हो गया। अब देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में जैसे हम भारत के पड़ोसी देशों की थोड़ी स्थिति आपको समझाए थे कि भारत के पड़ोसी देश वो किस दिशा में मिल रहे हैं। जैसे हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान की चर्चा की थी तो हमने कहा कि ये उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद हमने कहा अगर चीन को हम देखें, नेपाल भूटान को हम देखें तो हम बता रहे हैं ये उत्तरी भाग में है भारत के, ठीक है। और म्यांमार बांग्लादेश की हम बात करें तो उसको हमने कहा कि ये पूर्व दिशा में, और जबकि दक्षिण दिशा में हमने कहा था कि मालदीव और श्रीलंका हो जाते हैं, भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। अब एक पॉइंट जैसे आता है भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। चलिए ये आज का लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी को हम देखने के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए इसी को हम कवर कर लेते हैं। स्थलीय सीमा आप क्या बता रहे हैं? स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों का क्रम, ठीक। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, भारत से जुड़े हुए हैं, उन अगर हम देशों की बात कर लेते हैं तो चलिए समझते हैं। यहाँ से पहले स्थान पे बताया जाएगा, प्रश्न आता भी है कि वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा होती है भारत से। तो यहाँ से हम बताएंगे बांग्लादेश। क्या बताएंगे? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो यहाँ बता दीजिए देश नहीं है, और ये आप बताओगे सीमा की लंबाई। क्या है? सीमा की लंबाई। ये कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और ये हमेशा के लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया? देश, और ये हो गया सीमा की लंबाई। अब ऐसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है उसको हम बताएंगे यहाँ से 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, सीमा की लंबाई ये होता है। अगर दूसरे देश की बात करते हैं तो यहाँ से हम बताएंगे चीन होता है। चीन से अगर हम देखें हम बताएंगे 3488 किलोमीटर हो जाता है। तीसरे स्थान पे आप बताओगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसमें आप बताओगे 3723 किलोमीटर, ओके। इसके बाद चौथे स्थान पे आप बताओगे यहाँ से नेपाल, 1751 किलोमीटर। उसके बाद पांचवें स्थान की हम बात करते हैं। पांचवें स्थान पे आप बताओगे म्यांमार। क्या है? म्यांमार 1643 किलोमीटर हम बता रहे हैं। और उसके बाद 6वें नंबर पे हम बताएंगे यहाँ से भूटान, छोटा सा पड़ोसी देश भूटान, हम बता रहे हैं 699 किलोमीटर के स्थलीय सीमा साझा हो रही है। और उसके 7वें नंबर पे हम बता रहे हैं अफगानिस्तान। किसकी बात कर रहे हैं हम? अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इसमें हम बताते हैं 106 किलोमीटर या 6.2 है, ये आप 106 किलोमीटर की देख रहे हैं यहाँ से। ये क्या हो जाते हैं? भारत की सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं उनकी लंबाई का क्रम हो गया। इस आधार पे जैसे अगर आपसे पूछे कि बड़े लेवल के एग्जाम में जैसे ये पूछता है कि इनका आप क्रम बताइए, पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा जो बन रही है उनका घटता हुआ क्रम बताइए। ऐसे 4 देश आपको दिए जाएंगे तो आपको उनको क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले स्थान क्या है? बांग्लादेश आप देख रहे हैं 4096.7 किलोमीटर। चीन की बात करें 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की यहाँ से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको हमने कहा 3320 किलोमीटर। नेपाल की हमने बात किया 1751 किलोमीटर हो गया। म्यांमार 1643 किलोमीटर है। भूटान 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की बात करते हैं 106 किलोमीटर है या 102 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया 102 कर लीजिएगा, हम बात करें 102 किलोमीटर, क्या लीजिए 102 किलोमीटर की सीमा हो रही है अफगानिस्तान से। ये भारत के क्या हो गए? पड़ोसी देश हो गए जो तटीय सीमा, जो स्थलीय सीमा लगा रहे हैं, ठीक है, जो क्या लगाते हैं यहाँ से भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए। इसके साथ भारत की तटीय सीमा की ओर अगर हम देखते हैं तो दो, अगर हम दक्षिणी के पड़ोसी देशों की बात करते हैं जैसे श्रीलंका,
हम बात कर रहे हैं किसकी, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। इसमें और समझ लीजिए जैसे सीमा रेखा की लंबाई पूछता है, एक आंसर यहाँ आप जोड़ लीजिए, क्या सीमा रेखा लंबाई का नाम, सीमा का नाम, सीमा का नाम क्या होता है, यहाँ सीमा का नाम। अब जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश क्या है, प्राचीन पाकिस्तान ही था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा, क्या है, रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ से आप बताओगे डूरंड रेखा, क्या है, डूरंड रेखा। या इसका प्रश्न ऐसे ही बनता है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम पूछे तब भी आपको डूरंड रेखा ही बताना है, क्योंकि पहले क्या था, जो भारत पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, तो उस समय पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा देखते थे, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा वो डूरंड रेखा हो जाती है, ठीक है। और चीन के साथ हम बताएंगे, चीन के साथ जो हमारी रेखा है वो क्या है, मैक-मोहन रेखा, क्या है, मैक-मोहन रेखा। अब जैसे ये हो जाता है रेड क्लिफ रेखा, ये हो गई, ठीक है। और बाकी नेपाल वगैरह ये हमारे पड़ोसी देशों से उतना विवाद नहीं है। ये जो सीमा रेखा है, देखिए आप ये सोच रहे हैं कुछ देशों के साथ है, कुछ देशों के साथ नहीं है। इसका कारण ये है कि देखिए जिन देशों से हमारा विवाद ज़्यादा रहा है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसलिए एक सीमा रेखा के निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपसी विवाद ना हो सके। इसलिए इनके कुछ नाम है, ये एग्जाम में जरूर पूछ जाते थे, इसको आप तैयार रखेंगे, ये आपके के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी कुछ देश ऐसे हैं जो क्या है, सामान्य है, जिससे हमारा उनका ज़्यादा विवाद नहीं रहता। जैसे हम नेपाल की बात करें, नेपाल एक शांति प्रिय देश रहा है, हमारे रिश्ते उसके पुराने बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी हाल में कुछ दिक्कतें हो जाती है। बाकी और सब आप जानते हैं कि यहाँ से आप बिना वीज़ा के वहाँ नेपाल घूम भी सकते हैं, तो नेपाल वासी भी भारत आते हैं, आराम से बिजनेस वगैरह करते हैं, तो कोई दिक्कत वैसा नहीं है। इसलिए यहाँ सीमा रेखा कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं बनाया गया, निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। ये हो जाता है। अब जैसे आगे हम बात कर लेते हैं पड़ोसी देशों के साथ जो दक्षिण में थे, जैसे श्रीलंका। अगर हम देखें यहाँ से श्रीलंका की स्थिति थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ भारत है, तो आप जानते हैं भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका। एक नारियल के शेप में ये रखा हुआ क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। ये पड़ोसी देश जो है ये क्या है, श्रीलंका। और सब असली देशों की चर्चा तो हम कर लिए हैं। यहाँ से ये दक्षिण में क्या हो जाता है, श्रीलंका। और एक देश है द्वीपीय देश है, जिसको हम क्या कहते हैं, मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदीव, ठीक। अब यहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए जो जलीय सीमा है, क्या ये जल है, ठीक है, ये हिंद महासागर है। तो ये जो जलीय भाग है जो इनको अलग करता है, इसको हम क्या कहते हैं, जलडब्ल्यू मध्य कहते हैं, या हम जल संधि कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो आप बताओगे पाक जल संधि। इसका नाम क्या है? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाए पाक जल संधि किन देशों को अलग कर दिया है, किन दो देशों के बीच में है, तो आपको लगता है पाक है, तो इसका मतलब उसका आंसर पाकिस्तान से आएगा। तो ऑप्शन में रहता है ये भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो वहाँ अगर आप नहीं समझते हैं या आप उसको भूल गए रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम पाक जल संधि की बात करें तो आप बताएंगे जो पाक जल संधि है ये किन देशों के बीच में है, तो आप बताओगे भारत और श्रीलंका को ये सेपरेट करती है, अलग करती है। या किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ये हो गया। अब इसके साथ साथ देखिए जैसे मालदीव है, हमने अभी जिक्र किया था, तो देखिए हम लक्षद्वीप की बात की थी। किसकी बात किए थे? लक्षद्वीप की भी बात की थी। तो इसको क्यों हम बता रहे हैं फिर से, तो यहाँ से मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में भी क्या है, कुछ चैनल है जो उसको सेपरेट करता है। उससे प्रश्न आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उससे भी प्रश्न आते हैं। ये अंडमान हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया, जैसे निकोबार हो गया। क्या हो गया? निकोबार। तो यही प्रश्न देखिए, 3 प्रश्न और हम यहाँ समझ लेते हैं। उसी को समझने के साथ ये हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न क्या है?
पहला तो जो आपने समझा कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि करना, जल संधि का एक प्रश्न ये है। और इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, अब मिनिकॉय की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का ही एक जो भाग है, निचला भाग है, उसका नाम क्या है, मिनिकॉय होता है। ठीक है, क्या हम बताएंगे यहाँ से, मिनिकॉय। हम क्या बता रहे हैं, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय होता है के बीच स्थित चैनल, के बीच स्थित चैनल। चैनल क्या होता है, देखिए अब ये डीटीएच और डिश का ये चैनल नहीं है, ठीक है, जिसमें आप कार्टून सीरियल वगैरह देखते हैं। यहाँ जो हम चैनल की बात कर रहे हैं, ये उस जल के सकरी रास्ते की बात कर रहे हैं जो किन्हीं दो स्थलों के बीच में होते हैं। ठीक है, उसको हम चैनल समझ रहे हैं। तो आप जानते रहेंगे, नहीं तो आप समझिए वही टीवी वाला चैनल, तो वो नहीं। यहाँ मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित चैनल। अगला आप बताओ कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित मार्ग या चैनल हम कह सकते हैं। ठीक है, या जल क्षेत्र चैनल ये रहता है। और उसके बाद लास्ट आप बताएंगे यहाँ से अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित। ओके, चलिए इसी का आंसर देखते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर को समाप्त करेंगे। और लेक्चर को समाप्त करने से पहले हमारा एक प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि भारत के जो जलीय सीमा की लंबाई है वो 7516.6 हमने बताया। ठीक है, ये लेकिन ये क्या है, पुरानी माप है। ये क्या है, पुरानी माप है जो 7516.6 बताया गया। नवीन शोधों के अनुसार, नवीन खोजों से हम क्या किए हैं, उस माप को ये परिवर्तित करते हुए देखते हैं कि वो मान क्या हो गया, बदल गया। तो उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो नवीन खोजों के अनुसार या नवीन गणना के अनुसार जो भारत के तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी, उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो इसको हम आगे जिक्र करेंगे। अब इसके भारत और श्रीलंका के बीच, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम तो आपने बताया था पाक जल संधि। क्या बता रहे थे, पाक जल संधि। ठीक, आगे चलते हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित चैनल की यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये हम बताएंगे 9 डिग्री चैनल। क्या बता रहे हैं, 9 डिग्री चैनल। और यहाँ से मिनिकॉय और लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है। उसके बाद मिनिकॉय और ये क्या था, मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप है। तो यहाँ से मिनिकॉय और लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आप बताओगे 8 डिग्री चैनल ये रहता है। और जैसे अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो ये जलमार्ग है या जलीय रास्ता है, इसको हम क्या करें, तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित चैनल को हम क्या करें हैं, 10 डिग्री चैनल करने वाले। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और जैसा भी हो आप कमेंट में हमको सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो हमारा प्रश्न रहा है, ये हमने कहा था कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो नवीन खोजों के अनुसार वो कितनी बताई गई है। ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो हम अगले सेशन में इसका जिक्र करेंगे कि किनका कमेंट सही आया है और किन्होंने जवाब दिया। धन्यवाद।